2006 तक दुनिया में सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र था। नहीं, कैलासा भी नहीं। So that me, through this me talking to me. वो राष्ट्र था नेपाल। नेपाल पूरी दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है वो। लेकिन अब नहीं रहा। लेकिन पिछले कुछ महीनों से नेपाल में एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। Major protest has broken in Nepal. Tens of thousands of protesters gathered in Kathmandu on Thursday, demanding for the restoration of the monarchy. They marched through the capital Kathmandu, clashed with riot cops. और ये प्रो मॉनर्की, प्रो हिंदू राष्ट्र के प्रोटेस्टर्स जो हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी जिसके मेंबर्स की लाखों की संख्या है, उनसे भी ज्यादा है। और कम्युनिस्ट जो नेपाल में इतनी हिंसा मचाते थे, आजकल उनकी भी सुताई कर रहे हैं। तो नेपाल जिसको 20 साल से भी कम समय पहले एक सेक्युलर डेमोक्रेसी बनाया गया था, वो आज वापस एक हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहता है? और नेपाल में मॉनर्की वापस आना और वापस हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना क्या इंडिया के लिए एक अच्छी चीज है या नहीं? आइए पता करते हैं। देखिए, नेपाल का हिंदू कल्चर की बहुत एंशिएंट हिस्ट्री है। नेपाल और हिंदुइज्म का व्हाट्सएप फॉरवर्ड और इंडियन अंकलों वाला रिलेशनशिप है, बिल्कुल अटूट। माना जाता है कि नेपाल की हिस्ट्री सतयुग यानी एज ऑफ ट्रूथ से शुरू होती है। यहाँ के पहले राजा मनु को माना जाता है, जिस समय नेपाल को सत्यवती कहा जाता था। त्रेता युग में नेपाल का नाम तपोवन पड़ा, यानी द लैंड ऑफ तप एंड मेडिटेशन। द्वापर युग में इसका नाम मुक्ति सोपन पड़ा, यानी द लैंड ऑफ मुक्ति। और आज के समय में इसे नेपाल कहा जाता है। आज के नेपाल का नाम ने मुनि के ऊपर रखा गया है, जो काठमांडू वैली में रहते थे और उन्होंने नेपाल में पाल यज्ञ करना शुरू किया था, जो यज्ञ काठमांडू वैली के लोगों के रक्षा के लिए किया गया था। ने मुनि और पाल यज्ञ की वजह से इस धरती का नाम नेपाल पड़ा है। पशुपति पुराण में ने मुनि को नेपाल का एक बहुत बड़ा संत और नेपाल का एक बहुत बड़े रक्षक की तरह देखा जाता है। ये भी माना जाता है कि ने मुनि ने ओरिजिनल 3 वेदों में से एक वेद को लिखने में भी कंट्रीब्यूट किया था। नेपाल में 80% से ज्यादा पॉपुलेशन हिंदुइज्म फॉलो करती है और नेपाल में भगवान शिव को उनका रक्षक देवता माना जाता है। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर हिंदुइज्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। वही पशुपतिनाथ जो नेपाल में बागमती नदी के तट पर विराजते हैं। तपस्वियों के लिए पशुपतिनाथ की ये भूमि श्रेष्ठ तपस्थली है। नेपाल में भारतीय सिविलाइजेशन के कई महान ऋषि जैसे कण्व, विश्वामित्र, अगस्त्य, वाल्मीकि, याज्ञवल्क्य, इन सब ने जाकर तपस्या की है। नेपाल हमारे भगवान राम से भी जुड़ा हुआ है। जनकपुर को माता सीता का जन्म स्थान माना जाता है। नेपाल और भारत के बीच का भी सिविलाइजेशनल और कल्चरल कनेक्शन बहुत ही डीप रहा है। इनफैक्ट ये कनेक्शन इतना डीप रहा है कि जनकपुर के लोग इस बात से बहुत नाखुश रहते थे कि उनके जो दामाद है यानी प्रभु राम, उनको अपने घर अयोध्या में आज भी टेंट में रहना पड़ रहा है और उनके लिए इतने सालों से मंदिर नहीं बन पाया है। नेपाल में बुद्धिज्म भी जब आया, वो इनिशियल स्ट्रगल के बाद बुद्धिज्म हिंदुइज्म में ही एक तरह से मर्ज कर गया और आज बुद्धिज्म को नेपाल में हिंदू धर्म का ही एक वेरिएशन की तरह देखा जाता है। फिर आते हैं 19th सेंचुरी में, जहाँ नेपाल में राणा राज्य का उदय हुआ। राणा के शासन को एक डिक्टेटोरियल शासन माना जाता था और ये किंगडम अंग्रेजों के भी काफी करीब था और उन्होंने कई बार अंग्रेजों को सपोर्ट भी दिया था। फॉर एग्जाम्पल 1857 के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को दबाने में राणाओं ने अंग्रेजों की मदद की थी। दोनों वर्ल्ड वॉर्स में भी नेपाल के सोल्जर्स अंग्रेजों के लिए लड़ने के लिए गए थे, जैसे कई हिंदुस्तानी सोल्जर्स गए थे। 1950 के डेकेड में राणाओं को एक बड़े डेमोक्रेटिक आंदोलन के द्वारा रिमूव किया गया, जिसमें उस समय नेपाल के राजा त्रिभुवन ने काफी मदद की थी। राणाओं के रिमूवल के बाद राजा त्रिभुवन को फिर से देश का मोनार्क के रूप में स्थापित किया जाता है। 1959 में त्रिभुवन के बेटे राजा महेंद्र ने एक नया संविधान जारी किया और देश के पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस करवाए। इसमें नेपाली कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की और उनके नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला ने सरकार बनाई और प्रधानमंत्री बने। लेकिन 1960 तक आते आते राजा महेंद्र ने अपना मन बदल लिया और पार्लियामेंट को हटवा दिया और एक काफी लंबे डेमोक्रेटिक स्ट्रगल के बाद 1990 में नेपाल के राजा बीरेंद्र ने देश की पॉलिटिक्स में कुछ बड़े चेंजेस किए और एक नए पॉलिटिकल सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, जिसमें एक इलेक्टेड गवर्नमेंट और एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहेगा और राजा के पास भी कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगे। लेकिन फिर 1996 में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। नेपाल के कुछ माओइस्ट ग्रुप्स ने डिसाइड किया कि वो नेपाल के राजा ना नेपाल की इलेक्टेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे और उन दोनों को हटाने के लिए लड़ना शुरू करेंगे। इन्होंने इसको पीपल्स वॉर कहा। लोग भी सोचते होंगे कि यार कमाल है, धमाल फिल्म के जावेद जाफरी की तरह कम्युनिस्टों की सारी स्कीम में ये मैं हमेशा कैसे आगे आ जाता हूँ। ये भी नेपाल में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। The foothills of the Himalayas are a battleground for one of the most mysterious rebel groups in the world. और उसके बाद आता है नेपाल की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा और ट्रेजिक इवेंट, जब 2001 में नेपाल के क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने अपने पिता यानी
नेपाल के राजा और अपने परिवार के 9 मेंबर्स का खून कर दिया और अपनी भी जान ले ली। इस मैसेकर के बाद सिर्फ किंग बीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र और उनका परिवार बचा और इसके बाद नेचुरली किंग बीरेंद्र को नेपाल का नया राजा बनाया गया। किंग ज्ञानेंद्र के भारत से भी अच्छे रिलेशनशिप्स थे और ऑब्वियस कल्चरल कनेक्शंस भी थे। वो कुंभ मेले में भी आए हुए थे। शुरू में राजा ज्ञानेंद्र ने गवर्नमेंट के साथ काम करने की कोशिश की, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने अपने पास और पावर इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टीज के प्रेशर में आकर 2006 में किंग ज्ञानेंद्र ने अपनी पावर छोड़ने का अनाउंसमेंट किया और राजा ने, गवर्नमेंट ने और कम्युनिस्ट पार्टीज ने एक शांति एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम था कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट 2006। 2008 में फ्रेश इलेक्शंस हुए नेपाल में, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टीज पावर में आई और नेपाल को एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित किया गया और 240 साल पुरानी मोनार्की को खत्म किया गया। The first vote of the new Constituent Assembly will be on the abolition of the monarchy. The last 240 years we had one set of rule dominated by the monarch, then by the family rulers. Now we have democracy and it's a big change. लेकिन 2015 में एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक और अमेंडमेंट किया गया जिसमें नेपाल को एक सेक्युलर स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया, जिससे बहुत लोग सरप्राइज हुए क्योंकि किसी भी पीस एग्रीमेंट में नेपाल को एक सेक्युलर स्टेट बनाने की बात नहीं की गई थी। बेसिकली भारत वाला ही काम नेपाल में भी हो गया। जो सीखा है आपसे सीखा है। नेपाली कम्युनिस्टों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि दूसरे देशों से सीखो तो कुछ अच्छा मत सीखो, दूसरे देशों से बस सारी बकवासी चीजें सीखो बस। तो ये है आज तक की नेपाल की कहानी रिसेंट प्रोटेस्ट के जस्ट पहले। लेकिन यहाँ तक की कहानी में भी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। नेपाल इस सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को बाईपास कर सकता था और एक्चुअली इंडिया का एक हिस्सा बन सकता था, लेकिन नेहरू जी ने इसको मना कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने नेहरू जी को एक प्रपोजल दिया कि नेपाल को भारत से मिला दिया जाए और भारत का एक प्रोविंस बना दिया जाए, लेकिन नेहरू जी ने इस ऑफर को मना कर दिया क्योंकि वो दुनिया में एक स्टेट्समैन की तरह दिखना चाहते थे। The Nepalese king, King Tribhuvan, requested India's Prime Minister Shri Nehru to allow Nepal to rejoin India in the 1950s. हाल में ही इंडिया ने गोवा में इंडिपेंडेंस की लड़ाई की थी जिसमें उन्होंने पोर्चुगल को लात मार के बाहर निकाला था। ऑलरेडी यूरोप इंडिया को नफरत की निगाह से देख रहा था इस वजह से, और नेहरू जी चाहते थे कि भाई उनकी जो इमेज है एज अ स्टेट्समैन वो दुनिया में कम ना हो, यूरोपियन उनको प्यार करना ना छोड़े। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस समय नेपाल को असिमिलेट करना ठीक नहीं है। इनफैक्ट इस बात को प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में मेंशन भी किया है। प्रणब मुखर्जी has claimed that Nehru rejected the proposal to merge Nepal into India. भैया दिवाली में लोग उतनी मिठाई नहीं बांटते जितनी जमीन नेहरू जी ने इंडिया से बाहर बांट रखी है। अनफॉर्चुनेटली इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ बड़े मिसस्टेप्स किए हैं नेपाल में कम्युनिस्ट को बहुत पावर देने के लिए। 2008 में जब हिंदू मोनार्की को अबॉलिश किया गया था तब कुछ लोगों का क्लेम करना है कि इंडिया ने माओइस्ट को काफी सपोर्ट दिया था, इसके बावजूद कि माओइस्ट कभी भी भारत से अच्छे रिलेशनशिप तो बनाएंगे नहीं, उनके माए बाप तो चाइना में बैठे हैं। रॉ के एक स्पेशल डायरेक्टर ने तो यहाँ तक क्लेम किया था कि इंडियन इंटेलिजेंस का भी हाथ था मोनार्की को खत्म करने में और कम्युनिस्ट पार्टीज को पावर में लाने में। अब ये क्लेम है, ये कितना सच है ये तो कोई भी नहीं जानता। क्लेम ये भी किया जाता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट का हाथ भी था 2005 में रॉयल फैमिली, माओइस्ट और नेपाली पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पीस एग्रीमेंट कराने का। इनफैक्ट मोनार्की खत्म कर दी इतना काफी नहीं था कांग्रेस पार्टी के लिए कि 2008 में मोनार्की को खत्म करने के समय पर उन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक MOU भी साइन किया था। अब ऑब्वियसली सवाल उठता है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है वो CCP के साथ MOU क्यों साइन कर रही है बिल्कुल ऐसे समय पर जिस समय पर अलेजिडली कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट का हाथ था नेपाली मोनार्की को अबॉलिश करने में और कम्युनिस्ट को पावर में लाने में। और कम्युनिस्ट ने पावर में आते ही बिल्कुल वही दोगलापन दिखाया जो वो हर जगह दिखाते हुए आए हैं। जो पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज और रॉयल फैमिली के साथ, उस पॉइंट को उन्होंने ब्रीच किया और नेपाल को एक सेक्युलर रिपब्लिक घोषित कर दिया। कम्युनिस्ट के पावर में आते ही चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है नेपाल में ये भी बहुत तेजी से बढ़ जाती है। अलग अलग प्रोजेक्ट्स में चाइना बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करना शुरू करता है। नेपाल के सेक्युलर रिपब्लिक घोषित होने के बाद ऑफिशियली 2017 में नेपाल ने चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी ज्वाइन किया। नेपाल ने चाइना की उइघुर्स की जो ट्रीटमेंट हो रही है और शीचियांग प्रोविंस में चाइना का जो बिहेवियर है उसमें भी नेपाल ने चाइना का साइड लिया है। हांगकांग का जो स्टेटस है उसमें भी नेपाल ने चाइना को सपोर्ट दिया है। 2019 से चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो नेपालीज आर्मी को काफी फाइनेंशियल असिस्टेंस और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रही है। तो जिस तरह आप जब बहुत छोटे बच्चे थे तो घर में कहीं भी हक दिया करते थे और उसके बाद उसकी सफाई आपके पेरेंट्स को करनी पड़ती थी, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी भी अपने टेन्योर के समय पे नेपाल में काफी हक कर आ गई और उसकी सफाई का जिम्मा बीजेपी गवर्नमेंट के कंधे पर पड़ा। और इनिशियली पावर में आने के बाद बीजेपी ने भी
इस इशू को ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया। उन्होंने सोचा कि भाई नेपाल का क्या है, नेपाल को तो हम जो बोलेंगे नेपाल वही करेगा, लेकिन उन्होंने नेपाल को, नेपाल की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को और चाइना के इन्फ्लुएंस, इन सब को अंडर एस्टिमेट किया और इस मूव की वजह से इंडिया और नेपाल के रिलेशंस भी बिगड़े। लेकिन अब बीजेपी धीरे धीरे नेपाल को बेहतर समझने की कोशिश कर रही है और नेपाल की इवन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के साथ बेहतर रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड ने आज बीजेपी हेडक्वार्टर जाकर जेपी नड्डा समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात की। लेकिन शायद अल्टीमेटली इंडिया ने रियलाइज किया कि जब तक नेपाल कम्युनिस्ट के हाथों में है तब तक शायद इंडिया और नेपाल के बीच में अच्छे रिलेशंस नहीं बन पाएंगे और पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना के साथ साथ नेपाल भी इंडिया के लिए एक कहीं नेशनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम न बनकर खड़ा हो जाए। इसलिए अभी हाल में ही यूएस में एक रिपोर्ट रिलीज हुई है जो ये क्लेम करती है कि कम्युनिस्ट रूल के खिलाफ जो प्रो मोनार्की प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें कहीं न कहीं बीजेपी का भी हाथ है। एंड अगेन मैं रीइटरेट करना चाहता हूँ कि अमेरिकन गवर्नमेंट की पुरानी पॉलिसी है झूठी खबरें फैलाकर रिजीम चेंज करने की, तो इस रिपोर्ट की रिलायबिलिटी कितनी है वो आप खुद ही गेस कर लीजिए। तो इतने सिचुएशन को समझने के बाद अब हम आते हैं कि भैया ये जो प्रो मोनार्की प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रो हिंदू राष्ट्र प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है। तो देखिए, प्रोटेस्ट काफी बड़े स्केल पर हो रहे हैं इस समय। और अगर देखिए ये इंडिया में हो रहा होता और हमारे इंडियन मीडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह के प्रो हिंदू राष्ट्र प्रोटेस्ट देखेंगे और बोल देंगे कि भाई नेपाल में भी डर का माहौल बन रहा है। ये जो आंदोलन इस समय चल रहा है इसका नाम है राष्ट्र, राष्ट्रीयता, धर्म, संस्कृति और नागरिक बचाओ आंदोलन। इस मूवमेंट को हेड एक बिजनेसमैन कर रहे हैं जिनका नाम है दुर्गा प्रसेन। प्रसेन चाहते हैं कि नेपाल की जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको 2015 में अडॉप्ट किया गया था और जो नेपाल को एक सेक्युलर नेशन घोषित करता है उसको हटाया जाए और जो 1990 का कॉन्स्टिट्यूशन था जो राजा वीरेंद्र ने क्रिएट किया था उसको दोबारा अडॉप्ट किया जाए। 1990 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने नेपाल को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया था जिसमें एक इलेक्टेड पार्लियामेंट होगी और राजा के पास भी कुछ पावर्स होंगे। और जैसा कि मैंने कहा, क्या पता 1-2 हफ्ते में दुर्गा प्रसेन को कहीं नेपाल का अडानी न घोषित कर दिया जाए। नेपाल के लोग देश के करंट पॉलिटिकल सिस्टम से बहुत परेशान हो चुके हैं। उनका मानना है कि नेपाल में इस समय पर बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रखी है जो इंस्टेबिलिटी नहीं थी जब नेपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था। इस प्रोटेस्ट को देखते हुए नेपाल के जो एक्स राजा हैं, राजा ज्ञानेंद्र शाह, उन्होंने भी इन प्रोटेस्ट में भाग लेना शुरू किया है। उन्होंने हाल में ही नेपाल के एक महान राजा पृथ्वी नारायण शाह की एक बड़ी स्टैचू को इनॉग्रेट किया है। राजा पृथ्वी नारायण शाह नेपाल के फाउंडिंग फादर माने जाते हैं। हाल में ही उन्होंने 8000 मोटरसाइकिल्स के साथ एक बड़ी रैली निकाली थी जो दिखाता है कि नेपाल की पब्लिक में एक्चुअली प्रो मोनार्की के लिए काफी सपोर्ट है। और ऐसे माहौल में नेपाली गवर्नमेंट वही कर रही है जो जनरली कम्युनिस्ट पार्टीज कहीं भी पावर में आने पर करती हैं। प्रोटेस्टर्स को उठाकर जेल में भरा जा रहा है। रैली निकालने की परमिशन भी गवर्नमेंट नहीं दे रही है। शहरों में अलग अलग कोनों में चेक नाके लगाए हुए हैं लेकिन इन नाकों को फांद कर पार करके फिर भी प्रोटेस्टर्स बड़ी बड़ी संख्या में जुटकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अब आइए देखते हैं कि भाई नेपाल के लोग इतना क्यों फेड अप हो रखे हैं करंट पॉलिटिकल सिस्टम से और क्यों वापस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के सिस्टम की तरफ जाना चाहते हैं और नेपाल को दोबारा एक हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। देखिए, एक बड़ा रीजन है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जिसको हमने मेंशन किया था। 2008 के बाद से 10 बार ऑलरेडी नेपाल में गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है और जो भी गवर्नमेंट पावर में आती है वो आकर कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ मरोड़ के चली जाती है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को मंदिर का घंटा बना के रखा हुआ है, कोई भी आके बता जाता है। उसके ऊपर से एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि नेपाल की जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेसिडेंट का ऑफिस, पुलिस, सिविल सोसाइटी और आर्मी को छोड़कर जितने भी स्टेट के ऑर्गन्स हैं वो सब बहुत बुरी तरह से करप्ट हो चुके हैं। इनफैक्ट इस साल नेपाल की सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो चीफ जस्टिस के साथ एक बहुत ही बड़ी घमासान लड़ाई में लगे हुए हैं और चीफ जस्टिस का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं और कई हफ्तों तक सुप्रीम कोर्ट फंक्शन भी नहीं कर रहा था नेपाल में। माना जाता है कि नेपाल की ब्यूरोक्रेसी भी बहुत बुरी तरह से पॉलिटिसाइज हो रखी है और बहुत ही करप्ट है। और चाहे 2015 का अर्थक्वेक हो या फिर कोविड-19 का पैंडेमिक हो, नेपाल को उसके ब्यूरोक्रेसी के इनएक्शन की वजह से इन दोनों ट्रेजेडीज में बहुत भुगतना पड़ा। जो माओइस्ट सो कॉल्ड पीपल्स रेवोल्यूशन करने के बाद पावर में आए थे वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह ही करप्ट निकले और इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी बनी हुई है नेपाल में। दूसरे देशों के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीमेंट्स हैं, उन पे भी बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हो पा रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत बुरी तरह से स्टॉल कर गई है और इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हर साल हजारों नेपाली हैं जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश जाते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए। काठमांडू वैली के बाहर अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखें, हेल्थ केयर देखें, एजुकेशन फैसिलिटीज देखें तो उनका बहुत बुरा हाल हो रखा है। और ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस के समय पर एक्सपर्ट्स और कॉमन लोगों का भी ये डर है कि जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान
और दूसरे अफ्रीकन देशों में करती हुई आई है, कहीं उसी डेट ट्रैप में चाइना नेपाल को भी ना फंसा दे और नेपाल को चाइना का एक इकोनॉमिक स्लेव ना बनना पड़े। इस प्रोटेस्ट के पीछे कुछ बड़े कल्चरल रीजंस भी हैं। 2015 में नेपाल को एक सेक्युलर देश डिक्लेयर कर दिया गया, जिससे नेपाल के बहुत हिंदू बहुत नाराज हैं। उनका मानना है कि इस बदलाव के बाद क्रिश्चियन और मुस्लिम कन्वर्जन्स नेपाल में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक माना जाता है कि आज नेपाल में ऑलमोस्ट 8,000 चर्चेज बन गए हैं और बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2011 में नेपाल में 3.5 लाख क्रिश्चियंस थे, जो अब बढ़कर ऑलमोस्ट 5.5 लाख हो गए हैं। यानी कि एक डेकेड में 68% का इंक्रीज हुआ है क्रिश्चियन पॉपुलेशन का नेपाल के अंदर। इनफैक्ट 1951 में एक भी क्रिश्चियन नहीं था नेपाल में, जो अब बढ़कर 5.5 लाख हो गए हैं। और नेपाल की गरीबी का फायदा उठाकर और नेपाल में जब भी कोई ट्रेजेडी होती है उसका फायदा उठाकर भी मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो नेपाल में बहुत कन्वर्जन्स करने की कोशिश करते हैं। 2015 में जब भयानक भूकंप आया था नेपाल में, जिसमें इतनी हजारों लोगों की जान गई थी, उसमें लोगों की मदद करने के बहाने से मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। The fabric of the national unity is at stake. The social harmony is at stake. They are interfering to our Hindu religion in many ways. नेपाल में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने ये भी कहा है कि इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और इस्लामिस्ट एनजीओज हैं जो लोगों को तेराई एरियाज में, जो इंडिया से बॉर्डर करता है, उसमें इस्लाम में कन्वर्ट करने की बहुत जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। और जो मधेश एरिया है, यानी जो नेपाल और इंडिया के बीच का फुटहिल्स और प्लेन्स का एरिया है, उसमें बहुत तेजी से डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहा है। 2018 में कुछ एंटी कन्वर्जन लॉज भी पास किए गए थे, जिसमें किसी को फ्रॉडुलेंट तरीके से कन्वर्ट करने में 5 साल की जेल हो सकती है। लेकिन इस कानून के बावजूद अभी तक एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ है। नेपाल में कई लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि भाई जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है उनका नेपाल के कल्चर और सिविलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। नेपाल के लोग जो ज्यादातर हिंदू हैं, उनका सदियों से यह मानना रहा है कि नेपाल के राजा भगवान विष्णु का एक रूप है और जैसे भगवान विष्णु दुनिया की देखरेख करते हैं, उसी तरह से नेपाल के राजा भी नेपाल की देखरेख करते हैं। King Gyanendra, still regarded by some as an incarnation of a Hindu god. और जब से 2008 में राजा को हटाया गया है, तब से लोगों का मानना है कि नेपाल की दुर्गति ही होती जा रही है। लेकिन ऐसे कई पॉलिटिशियंस हैं जिनका हाथ था मॉनर्की को अबॉलिश करने में और नेपाल को एक सेक्युलर देश घोषित करने में। वो नेपाल को इस सिचुएशन तक ले तो आए हैं, लेकिन अब कोर्स करेक्ट नहीं करना चाहते। एक तरह से वो कोर्स करेक्ट करने से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट 20 साल लगा दिए हैं नेपाल को यहाँ तक लाने में। इसको कहा जाता है संक कॉस्ट फैलेसी, जहाँ पर किसी बुरे प्रोसेस को या बुरे इन्वेस्टमेंट को लोग अबैंडन नहीं करते, क्योंकि भाई उसमें हमने इतना ऑलरेडी समय लगा दिया है, इतना पैसा लगा दिया है। तो ये है सिचुएशन इस समय नेपाल की, और इसलिए इतने लाखों करोड़ों नेपाली हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को वापस लाना चाहते हैं और नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। सवाल ये उठता है कि इंडिया का इस पर क्या स्टांस है? नेपाल का एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वापस बनना इंडिया के लिए कैसा होगा? देखिए, कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कई इंडियन पॉलिटिशियंस ये मानते हैं कि नेपाल का एक हिंदू किंगडम वापस बनना नेपाल और इंडिया के बीच के रिलेशनशिप के लिए और इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। जब नेपाल एक मोनार्की था, तब इंडिया के लिए नेपाल में कभी भी कोई सीरियस नेशनल सिक्योरिटी इशू नहीं खड़ा हुआ था। उसके कंपैरिजन में जब से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई है, तब से चाइना की जो इन्फ्लुएंस है वो नेपाल में बहुत तेजी से बढ़ रही है और कुछ बड़े बड़े इस्लामिक टेररिस्ट ने भी नेपाल को अपना बेस बना लिया है, जिससे इंडिया के लिए 2 बड़े नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स खड़े हो गए हैं नेपाल में। अगर नेपाल फिर से एक हिंदू राष्ट्र बनता है तो इंडिया के लिए कई बेनिफिट्स होंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म कम होगा, चाइना के इन्फ्लुएंस भी कम्युनिस्ट के कंपैरिजन में शायद कम होगा, और मोनार्की की वजह से इंडिया और नेपाल के बीच में जो कल्चरल और हजारों साल पुराना सिविलाइजेशनल कनेक्शन है वो और भी स्ट्रांग होगा। नेपाल के लोग शायद ये भी समझते हैं कि इंडिया ने शायद अपने पास्ट में अपनी इन्फ्लुएंस को यूज करने की कोशिश की हो नेपाल में, और जो कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट ने नेपाल में किया था उस वजह से शायद नेपाल के कुछ लोग हैं जो इंडिया को पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन उनको ये तो मानना पड़ेगा कि चाइना के कंपैरिजन में इंडिया कहीं ज्यादा बेटर है, क्योंकि इंडिया जिस तरह का इंटरवेंशन चाइना करता है उस तरह का इंटरवेंशन कभी भी नहीं करना चाहता। वो कभी भी नेपाल को डेड ट्रैप में फंसाने की कोशिश नहीं करेंगे, और इंडिया को भी इस समय नेपाल के लोगों की तरफ और उनके मोनार्क की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, एक क्विड प्रो क्वो के साथ, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनती है जहां इलेक्टेड गवर्नमेंट और राजा दोनों के पास पावर्स हों, तो इंडिया को भी कुछ गारंटीज मिलनी चाहिए मोनार्क की वजह से और इस गवर्नमेंट की वजह से दोस्ती की और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया को इस प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व होना चाहिए? क्या ये प्रोटेस्ट इंडिया के लिए अच्छे हैं? क्या नेपाल का दोबारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनना और एक हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना, क्या ये इंडिया के लिए और नेपाल दोनों के लिए लॉन्ग टर्म में एक अच्छी चीज है, हाँ या ना? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आप हमारे दूसरे फॉरेन पॉलिसी के एपिसोड देखना चाहते हैं, खासकर अजीत डोवल और एस जयशंकर ने आतंकवादी और खालिस्तानियों की क्या हेकड़ी लगा रखी है, तो आप यहाँ पर या यहाँ पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं।
हैं, अभी हाल में ही शाम शर्मा शो का एक पॉडकास्ट चैनल शुरू हुआ है जिसमें हमने अभिजीत चावड़ा, विवेक अग्निहोत्री, राजीव मल्होत्रा जैसे बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने शुरू किए हैं, जिसमें हम खालिस्तान के बारे में बात करते हैं, पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, कास्ट को कैसे वेपनाइज किया जा रहा है अमेरिका में इंडिया को अटैक करने के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। इन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस को अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पॉडकास्ट चैनल के लिंक पर सब्सक्राइब करें और उन कॉन्वर्सेशंस को होपफुली आप एंजॉय करेंगे। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकंड अपना